बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ। अगर कौमी असम्बली के इजलास को आज ये कहा जाए कि मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि मछली मंडी में कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती और मछली मंडी के अंदर सिर्फ तू तकरार होती है। लेकिन आज के इजलास की कार्रवाई में मछली मंडी नहीं बल्कि अखाड़े की सूरत हाल देखने को मिली। किसी ने किसी को थप्पड़ जड़ दिया और किसी ने यह इल्जाम लगाया कि मेरे हाथ की उंगली तोड़ दी गई है। एक दूसरे पर हाथापाई भी करते दिखाई दिए। डाइसिस का घेराव भी किया गया। ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमती बेंचेस का भी घेराव कर लिया और तू तकरार काफी देर तक जारी रही और बिल आखिर कोरम की निशानदही पर इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज के इजलास की एक खुसूसी बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असेंबली हॉल के करीब होते हुए भी असेंबली हॉल में नहीं पहुंचे, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद नहीं थे। यानी बड़ी जमातों के सरबराहान आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। आज के इजलास में ऑपोजिशन की जानिब से यह बात की गई कि एक्सपायर्ड जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम तरीके से हो सकती है, यह तो आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ और स्पीकर असद कैसर के माबैन जो तू तकरार हुई है, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। जो ऑर्डिनेंसेस है उसके बारे में मैंने पूरी रूलिंग दे दी है, आप रूलिंग को देख ले। जो मेरे पास जो कानूनी रूलिंग है मैंने दे दी है। जनाब स्पीकर, आपकी रूलिंग जो है हमें उसका एहतराम है, लेकिन मैं उस रूलिंग के साथ एग्री नहीं करता, आइन की एग्री नहीं करता। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। 17 तारीख को दो जो है ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हुए हैं, आपने क्यों नहीं उनको रीप्रोमुलेट किया? एक जो है पिछले महीने हुआ है, एक कल हुआ है, ये क्या आज हुआ है जो एक्सपायर हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इस हाउस का मजाक ना बनाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ आपने सुना। इसी मौक़िफ़ का जवाब असद उमर किस तरीके से देते हैं वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की बात की, बड़ी टेक्निकल बात की। सर, मैं भी आपसे स्पीकर साहब एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता, इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? तहरीके इंसाफ अकेले ने 15 तहसीलें जीती हुई है अभी तक, ये 20 से ऊपर चली जाएगी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, तीनों मिलके टोटल 9 तहसीलें जीत के बैठे में, अकेले तरीके इंसाफ से कम। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए। इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है, 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। राना साहब, एक्सपायर्ड जो ऑर्डिनेंस था उसकी तरमीम पर अपोजिशन सवाल उठाती है। हुकूमत का इलेक्टेड मेंबर को एक्सपायर्ड सियासतदान कह देना, क्या जवाब ठीक है? आज की कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपने तो कह दिया ना कि मछली मंडी वो भी इससे बेहतर है। ये आज फुटबॉल का मैच हो रहा था, इसलिए फुटबॉल का मैं मैच कह रहा हूँ कि फुटबॉल के मैच पे किक भी लगती है, हेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉल हो जाता है, किस टाइम हाथ का भी इस्तेमाल हो जाता है, एक दूसरे को साइड भी मारी जाती है, सारा कुछ होता है। ये मेरी कौमी असम्बली है, ये मेरा पार्लियामेंट है, जिसके अंदर हमने मुंतहिब करके अरकाने असम्बली को भेजा है, जिन्होंने हमारी तकदीर को बदलना है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी करनी है। ये देखें तो कैसी तर्जमानी हो रही है, क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे। क्या ये हैं हमारे मुंतहिब नुमाइंदे? इनको हमने वोट दिया था, ये हमारी तकदीर बदलेंगे, ये हमारी बात करेंगे? जरा पूरी तकारीर तो निकाल के देखें, इनमें से किसको अवाम का दर्द है, चाहे वो हुकूमत की साइड से है चाहे अपोजिशन की साइड से है किसी को? अब मेरे घर के, आपके घर के या पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे बड़े जो घर में बैठ के इस इजलास को देखते होंगे, 3 दिन से शोर मचा हुआ था, मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, तूफान हो जाएगा, गरीब मर जाएगा, गरीब के पल्ले कक न रहेगा, पाकिस्तान में गरीब जो है उस बेचारा उसके 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। किसने बात की है यहाँ पे? कितने लोगों ने गरीबों की बात की है? कितने लोग थे वहां पे दंगा किया है? यही चीज अगर तरीके से करी। और मजे वाली बात यह है यासर, आज सबसे अहम इजलास करार दिया जा रहा था, यही कह रहे थे ना जी। तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ थे? आसफ अली जरदारी साहब कहाँ थे? और ख़ुद कौम के
अपने आप को दर्द रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान किधर थे ये सारे? मुझे तो ऐसे लगा है कि इन तमाम सियासतदानों ने ये समझा कि हम ये कौम जो है ये इस काबिल ही नहीं है कि हम इसकी तकदीर का जो फ़ैसला है उसमें हम बैठे। अगर आज यहाँ पे बिलावल होते तो शायद वो अपने लोगों को कंट्रोल करते, शहबाज शरीफ होते तो शायद उनके लोग कंट्रोल में आ जाते, इमरान खान साहब होते तो शायद उनके लोग कंट्रोल में। अगर सब होते तो फिर कोरम की निशानदेही भी ना करवाना पड़ती। अल्लाह भला करे। ये सारा कुछ मुझे तो, मेरे पास तो इतला ये है कि ये सब कुछ होने का इन सब लोगों को पता था। शहबाज शरीफ को भी पता था, पीपल्स पार्टी को भी पता था, और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ। 2 दिन पहले ये सब कुछ तय हो गया था कि जनाब आज हमने खारा बनाना है असम्बली को, आज पार्लियामेंट के अंदर ऐसा काम करना है कि हर टीवी चैनल जो है ना उसके हेडलाइंस पे भी ये चले और ये साबित हो कि जनाब हम बड़े तगड़े हैं। अच्छा, ये लड़ाई लड़ते वो किसी ऐसे मामले में जो मामला होता, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते, गवर्नमेंट को तजावीज़ देते, अपनी ताकत शो करते, आप हुकूमत के नाराज़ लोगों को साथ लेकर आते जिनका दावा किया था आपने। और इस बिल को अगर आप समझते हैं कि ये बिल अवाम दुश्मन बिल है, अगर आप समझते हैं ये बिल जो है गरीब के लिए जो है वो मज़ीद गुर्बत लाएगा, गरीब से नवाला छीन लेगा, तो फिर आप अपनी तादाद पूरी करके इसको नाकाम करते। आपकी क़यादत वहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है आप इसमें सिंसियर नहीं है। आप सिर्फ एक ही काम चाहते थे कि बिल जाए जहाँ मर्जी, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं टट्ठे गूंज, जिधर मर्जी जाए बिल, हमने लड़ना है, हमने इनको जलील करना है। दूसरी तरफ से वही मुझे एक बात है, असद उमर साहब कितने जुम्मेदार आदमी है, सेक्रेटरी जनरल अब तो ना उनकी जमात के, वो कह रहे हैं एक्सपायर्ड सियासतदान। क्या ये बात थी, वहाँ बनती थी? ख्वाजा आसफ साहब और इनकी आपस की जितनी भी वहाँ पे तकारीर सुन लें, उसके बाद मैंने अपनी बड़े बड़े देखे, वहाँ पे इस तरह लग रहा था जैसे हमारे सियासतदान में वहाँ पहलवानी करने आए। आज इल्ज़ाम लगाया गया कि थप्पड़ एक ने पहले मारा, दूसरी ने बाद में मारा। तो वो जवाब में क्या देती हैं? कहती है अगर मैं पहले थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। ये हमारे कौन है? ये कौन है? ये हमारे अरकान असम्बली हैं, ये पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करने वाले हैं। आप ज़रा गौर करें ना, गजाला सैफ़ी साहिबा, शगुफ्ता जमाली साहिबा, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसे होता था? क्या ऐसे होना चाहिए था? क्या ये सूरत हाल होनी चाहिए थी? किस तरह कौन किसको पकड़ रहा है? क्या हो रहा है? अगर यहाँ पर हम कहते हैं औरत की इज्जत करो, औरत का तकद्दस जो है उसे पमाल ना करो, तो औरत के साथ क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अरकान असम्बली एक दूसरे को साइड पे किस तरह कर रहे हैं? क्या ये है पार्लियामेंट है? अगर ये हमारी पार्लियामेंट है तो इससे बेहतर है, मैं माज़रत से कहता हूँ कि ऐसी पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट होनी चाहिए तो उसमें वो लोग होने चाहिए जो पार्लियामेंट के इक़दार को समझते हैं, जो सब कुछ करते हैं। यासर, मैं आपको खबर दे देता हूँ, ये 2 दिन पहले प्लान हो चुका था, जिसकी हुकूमत को भी इल्म था, जिसका अगर आज वज़ीर आज़म इजलास में आते तो आज पहला हमला वज़ीर आज़म पे होना था। आज सुन ले मेरी बात, ये प्लान था बाकायदा कि हम वहाँ पे वज़ीर आज़म आएंगे और वज़ीर आज़म के पास जाकर रोटी के टुकड़े होंगे, वो वज़ीर आज़म को मारे जाएंगे, वो सख्त रोटी होगी, और जिसे कहते हैं, जिसे बासी रोटी हम कहते हैं, वो मारी जाएगी। ये सब कुछ उनको पता था, वो नहीं आए। शहबाज शरीफ इसलिए नहीं आए, बिलावल साहब इसलिए नहीं आए कि उनको पता था हमारी मौजूदगी में होगा तो कल को हमें जवाब देना पड़ेगा ये पार्लियामेंट के अंदर क्या है। लेकिन मुझे बताएं, एक नरम तरीन आदमी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नवीद कमर साहब, आज वो किस तरह गुस्से में है। आप जरा वो फुटेज में देखें ना, शीरी मजारी के पास जाके वो क्या कर रहे हैं। उनके साथ भी काफ़ी बहसों मुबाहिसा किया, वो बैठी हुई हैं बुझा के। मैंने कभी नवीद कमर को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैं। वो बड़े नरम, बड़े आहिस्ता से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन आज तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो देखें क्या कर, जिस तरह वो देखते थे हम गाँव में खवातीन एक दूसरे को जब लड़ती थी, देहाती खवातीन एक दूसरे के साथ ऐसे करना, ये देखें कि क्या हो रहा है। या ये असम्बली थी, ये अरकान असम्बली थे, चूँकि ये प्लांट था सारा कुछ कि इस तरह होना है। वज़ीर आज़म को ये पता था, अपोजिशन लीडर को पता था, दोनों अपोजिशन लीडर्स को पता था, वो खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने इस पार्लियामेंट को बिल्कुल एक बाजार बना दिया। वो बाजार जिसमें गाली निकलती है, आप हम नहीं दिखा सकते, हम नहीं सुना सकते। क्या वहाँ पे गालियाँ नहीं निकली? क्या वहाँ पर गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की गई? फिर ये कहते हैं जी पार्लियामेंट हाउस में बुला लें, जी पार्लियामेंट्री कमेटी में बुला लें फलाने सहाफ़ी को, फलाने सहाफ़ी को। तो किसको बुलाएंगे? क्या वहाँ पे जो हुआ इनको कहाँ बुलाएं? क्या इनको किसी अदालत में नहीं बुलाना चाहिए? इनको अवामी अदालत में नहीं बुलाना चाहिए कि ये आप अवाम के वोटों से हैं, पैसे आप अवाम की, तनख्वाहें आप अवाम के टैक्सों से लेते हैं, हर चीज़ आप मौज मस्ती वहाँ पे करते हैं।
आपको बेहतरीन रहायश मिलती है, हाउस रेंट मिलता है, कन्वेंशन हाउस मिलता है, सब कुछ मिलता है। और किस लिए कि आप अवामी तकदीर का फैसला कराएंगे, अवामी मसाइल हल कराएंगे। और आज कितने अवामी मसाइल हल हुए ये आपने देख लिया। तो इस ऐवान से तो फिर बेहतर है गांव का वो बरगद का दरख्त के जिसके नीचे कुछ बूढ़े बैठते हैं और वहाँ की सहाफ़ी और वहाँ की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ थप्पड़ रसीद नहीं करते। एक दूसरे से बहस करते हैं लेकिन सिर्फ अल्फाज के साथ। नाज़रीन, पार्लियामेंट का अहवाल आपने जाना। पार्लियामेंट के अहवाल पे हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की राय लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास में जहां बहुत से ऑर्डिनेंसेस में तौसी की मंजूरी दी गई, वहां पर फाइनेंस तरमीमी बिल पर भी बातचीत की गई और उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की तरफ से उसका दिफा भी किया गया, जिसके बाद में शौकत तरीन साहब ने वजाहत भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन आज की मजमूई सूरत हाल पे एक नज़र डालेंगे और देखेंगे ये कि अराकीन असम्बली की जानिब से जो रवैया अपनाया जा रहा है ये कितना मुस्बत है, कितना मनफी है और इसके असरात क्या होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊं, सवाल करूं आपसे, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज हुकूमत को चार्जशीट किया है, पहले वो मुलाहिजा कर लेते हैं फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जब 2018 में आप नारे लगाते थे कि आप दूध और शहद की नहरें यहां पे बहा देंगे, हम 200 अरब डॉलर बाहर से लेके आएंगे, 50 अरब डॉलर की रोजाना की, आपके पास हमारी भी बैलेंस शीट थी, पीपल्स पार्टी की भी बैलेंस शीट थी। आपने वो बैलेंस शीट देखते हुए फिर भी वादे किए। ये इस हुकूमत की फेलियर है, झूठ बोलते रहे पिछले 3.5 साल। आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की आवाम पे और मजीद जुल्म करने आज जा रहे हैं। आपने जो वादे किए थे आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। आपने जो वादे किए थे आज भी उन वादों की गूंज डी चौक में बाकी है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये हुकूमत को चार्जशीट किया गया है। डॉक्टर उमेश कुमार साहब, अगर ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ देखें, उनके इल्ज़ामात देखें तो किसी हद तक सच्चाई भी दिखाई देती है, तो आप उस हकीकत से वाज़े कर दीजिए कि जो हकीकत अभी तक ये है कि बैलेंस शीट दोनों हुकूमतों की होते हुए भी आपके जो वादे थे उनकी तकमील क्यों ना हो सके। देखिए, पहली चीज तो आज जो असेंबली में फिर ये बदतमीजी वाला माहौल हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं हमेशा कहता हूं कि एथिक्स की कमी होती जा रही है, लोग डेमोक्रेसी से जो है वो तंग होते जा रहे हैं। जो नए पॉलिटिशियन आए हैं और वो भी इस तरीके से, आपने नवीद कमर की बात की, नवीद साहब बिल्कुल एक सोबर से बंदे हैं और हमेशा जो है वो खामोश सफेद रहते हैं, मगर फिर भी अपनी एक लिमिट में रहते हैं। मगर ये जो चीज शुरू हो गई है, हाथापाई और किताब फेंकना, ये करना, ये बहुत कम है। मैं समझता हूँ हम एक पढ़े लिखे माशरे के अंदर रहते हैं, इन चीजों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी चीज देखें, ये कहना कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने इतना डिलीवर नहीं किया है, ये आप फिर भी कह सकते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो के मुताबिक जितना डिलीवर करना था उतने टारगेट पूरे नहीं हुए। मगर अगर इसको आप पुरानी गवर्नमेंट से कंपेयर करें कि ये गवर्नमेंट जो है वो पुरानी से, आप चलो पीएमएलएन तो फिर भी कंपेयर में आती है, मगर पीपुल्स पार्टी भी कहे कि ख्वाजा आसिफ के आज भी उनके लिए भी कि वो भी दौर देख ले, ऐसे नहीं है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रही है, पब्लिक पॉपुलर कम। क्योंकि माजी में ये होता था कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती थी वो हमेशा पब्लिक पॉपुलर फैसले करती थी और पाकिस्तान फिर पीछे चला जाता था। इस वक्त अगर आईएमएफ के पास जा रहे हैं तो ये पहले की मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आईएमएफ के पास जा रहे हैं। और आईएमएफ जब भी कोई कंडीशन डालता है तो उस कंडीशन के अंदर इस्लाह होता है, उस कंडीशन के अंदर हाँ इश्यूज ये जरूर आते हैं, महंगाई के आते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आवाम के ऊपर असरात पड़ते हैं, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप उधर सब्सिडी दे सकते हैं। अब सब्सिडी का सिस्टम कितना हमारे पास नीट और क्लीन है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एहसास प्रोग्राम जो है उसमें हम कितने लोगों को जो कवर कर सकते हैं और कितने को नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक काम है जिसके ऊपर काम हो भी रहा है। एक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मौजूद नहीं था। डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं, दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, जरा खेलदास साहब से बात करते हैं।
आज हमने इनको बड़े जोश में देखा और बड़े गुस्से में देखा असेंबली में। वो आज गिलदास साहब क्या हुआ वहाँ पे ऐसा मामला कि आप बड़े गुस्से में थे और इस तरह लगा कि जैसे आज आप मार देंगे सबको? क्या ऐसा मामला हो गया? बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखें, बात यह है कि अपोजिशन के पास एक ही रास्ता होता है, वो होता है बात करना, निशानदेही करना और एहतजाज करना। मगर जो स्पीकर साहब का रवैया है 3.5 साल से हमने जो देखा है पार्लियामेंट के अंदर, रूल्स के ख़िलाफ़ ऐवान को चलाना। आज ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्लियामानी लीडर हैं, वो तकरीर कर रहे थे, उनका माइक बंद करके असद उमर को माइक दिया गया। उसके बाद नवीद कमर का माइक बंद कर दिया गया। देखें, आप अपोजिशन को सुनेंगे नहीं उनकी। एक तो आप जो भी जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी करे वो अपनी जगह पे, दूसरा आप जब वो बात करते हैं आप उनको बात नहीं करने देते। और जो आपने इंट्रो में कहा, देखें हुक्मरान जो होता है वो सर झुका के चलता है, अपोजिशन सर उठा के चलती है। ये दुनिया की डेमोक्रेसी है। कहीं पे भी ये नहीं हो कि हुक्मरान किताबें भी फेंके, गालियाँ भी दे और तंज भी करे और वो सारा उसका जो आज भी जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेवार हुकूमत है, अपोजिशन नहीं है। हुकूमत की तरफ से ये सारे हुआ तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमने कोई गैर पार्लियामानी अल्फाज ना मैंने बोला है, ना कोई अपोजिशन लीडर ने, किसी अपोजिशन पार्टी के किसी MNA ने। हमने जाके उनके सामने एहतजाज किया। हमने कहा, देखें, जब मेरे मुल्क की खुदमुख्तारी का मामला होगा, जब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मामला होगा, जो पाकिस्तान के गरीब आज जिस हालात में है और हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आज मेरा भाई एक रमेश लाल हपचौकी में बेदर्दी से कत्ल हो गया है। इस पार्लियामेंट में मुझे मेरे इश्यूज पे बात करने नहीं दी जाती। मेरे जो हिंदू भाई है, मसाइल की बात नहीं कर सकती, उसका हल नहीं होता है। आप कितना अहम समझते थे? तो उस पार्लियामेंट में आज के इजलास को आप कितना अहम समझते? बहुत बड़ा अहम इजलास है। तो आज शाह दिन है पाकिस्तान, आज पाकिस्तान पार्लियामेंट क्यों नहीं है? शाह दिन है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आप कहते हैं अहम तरीन इजलास। देखिए, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं है? मुझे पहले बताएं, पाकिस्तान के कौम का जवाबदार पहला जो है वो कायदे ऐवान है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ था, वो असेंबली के अंदर नहीं आया। उसको पार्लियामेंट से भी करते हैं। यही सवाल मेरे साहब की तरफ भी आएंगे। कभी नहीं है। तो आप अपोजिशन लीडर जब वोटिंग होगी, शहबाज शरीफ साहब होगा। और जो आज मैं यही सवाल रमेश साहब से पूछूंगा। मुझे आपसे पूछना चाह रहा हूं। और शहबाज शरीफ साहब नहीं था, हमारा पार्लियामानी लीडर मौजूद था। जिस दिन वोटिंग होगी शहबाज शरीफ साहब जरूर होंगे। हम अपनी पूरी जो हमारी स्टैंड है वो शो करेंगे। दुनिया अपोजिशन लीडर को भी ढूंढती रही, आवाम भी देखते रहे अपोजिशन लीडर कहां पे है, जो ये कहते थे कि ये जो मिनी बजट है जब ये पेश किया जाएगा तो ये फिर पूरे के पूरे हमारे मुआशी निजाम के ऊपर चादर सी लपेट दी जाएगी। हम तो उनको ढूंढते रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बात हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पार्लियामेंट के अंदर होते हुए भी इजलास में शरीक नहीं हुए। जब आप ये समझते हैं कि IMF अगर कुछ बताता है तो वो इस्लाह के लिए बताता है, तो जब इस्लाह की कार्रवाई आप कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म गैर हाजिर क्यों थे? देखिए, पहली चीज ये कि पार्लियामेंट के अंदर जो रवैया इस्तेमाल जो किया जा रहा है, जब अपोजिशन को पता है कि हमारे पास वोट नहीं है, जब और सीनियर पॉलिटिशियन अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं जो डेमोक्रेसी के अपने आप को चैंपियन समझते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप उस अक्सरियत के ऊपर भी जो है वो इल्जाम लगा देते हैं कि अक्सरियत ये है वो है। कितनी मरतबा कोरम की बात की गई, वोटिंग की बात की गई, आज नहीं कई मरतबा इल्जाम लगाए गए, मगर जब भी ऐसी कोई चीज हुई तो गवर्नमेंट ने अपनी वोटिंग जो है वो पूरी करके दिखाई कि भाई नहीं, हमारा जो काउंट है वो पूरा है। तो कम से कम आप डेमोक्रेटिक तरीके से बैठे, डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कस करें। मगर जो रवैया मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं डॉक्टर साहब इत्तफाक करता हूं। जमहूरी रवैया ही यही है कि आप जमहूरी रवैये को इख्तियार करते हुए ही अवाम के दर्द को उजागर करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि हर इंसान की खसलत मुख्तलिफ होती है, आप मुझसे कोई बात करेंगे तो हो सकता है मैं कम जज्बाती हूं, आप राना साहब से कोई बात करेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा जज्बाती हूं। जब आप किसी को छेड़ेंगे तो फिर मिजाज के हिसाब से जवाब भी आएगा। अगर आपके असद उमर साहब एक्सपायर्ड सियासतदान कहते रहेंगे तो फिर जवाब तो आगे से नर्म मिजाजी से तो नहीं आएगा। नहीं, वो नहीं आएगा। मैं ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बैठती है ना, ये तो रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की बात है। और ये मैं एक के ऊपर तो नहीं कहूंगा। और कभी कभार आदमी अपनी भी चीजें छुपाने के लिए
दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देता है और अपोजिशन का काम है हंगामा करना, मगर कम से कम तमीज और तहजीब का दायरा नहीं छोड़ना चाहिए और सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं तो पहले तो पार्लियामेंट का जो डेकोरम है वो पहले नॉर्मल हो, तो फ्री जो है ये चीजें डिस्कस हो सकती हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। बाकी आप उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, अच्छी IMF की जो कंडीशन जो भी होती है इस्लाह के लिए होती है। IMF कोई ऐसे नहीं है, आप अगर आज राणा साहब मुझसे पैसे मांगता है कि भाई मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, पाकिस्तान की किसी बैंक से मांगता है, तो वो जरूर पूछेगी कि भाई आप हमें बताओ कि आप अपने सिस्टम को तय कैसे करोगे, आप मुझे पैसे कैसे लुटाओगे, आपकी इनकम क्या है, आपका तरीकेकार क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है। जब वो चीजें होती है तो आपको एक शीट दी जाती है कि पहले ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सारी बात दुरुस्त है जो आप बता रहे हैं, यही बात आप अपोजिशन के साथ बैठ के आराम से उनको बताते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं, उनसे तय करते हैं मामला और उन्हें कहते हैं कि आप अपनी बारी पे बोले, हम अपनी बारी पे बोलेंगे। तो ये होता ही ना। आज तो पूरी कौम ने आपका तमाशा देखा है। क्या ऐसी पार्लियामेंट आप समझते हैं कि होनी चाहिए? मिसमैनेजमेंट जरूर इन चीजों की है। और देखिए आज MQM ने भी जो बात की, और ये मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर मैंने बात की है और मैंने वहां पे जो भी बात इशू थे मैंने वहां पे उठाया है कि ये चीजें, अब वो तो मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकता, मगर MQM जो कह रही है वो भी, उनका भी ये इशू है कि भाई हमें एक ब्रीफिंग दी जाए और 1-2 घंटे का काम नहीं है, उसको तरीका होना चाहिए। इसी तरीके से ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे माजी में अभी जो लास्ट बजट आई थी, आपने देखा कि उस बजट के अंदर पूरा डिस्कशन हुआ, नोटिंग हुई, नोटिंग के बाद जो है वो काफी चीजें उसमें रिमूव की गई। तो कम से कम उन चीजों को हमें देखना चाहिए। इस भी फाइनेंस बिल के अंदर एक डिमांड थी और इस डिमांड को जितना FBR फाइनेंस और जितना समझते थे वो लेके आए। अब इसको कैसे खेलदार साहब, अब आप क्या समझते हैं कि क्या असेंबली का इजलास ऐसे चलेगा, ओपन डिस्कस करें, इसी तरह चलेगा? कौम आप लोगों से उम्मीदें रख के बैठी है। कौम को ये उम्मीद है कि हमारे अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारी बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट खारा बना हुआ है और पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, क्या आइंदा आने वाले दिनों का टोटल इजलास इसी तरह चलेगा? देखें, मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूं कि इससे पहले जब सेशन हुआ था तो 8 दफ़ा कोरम पूरा नहीं हुआ था, हुकूमती अरकान नहीं थे। अभी भी जब पहला दिन हुआ कोरम पूरा नहीं था। जब हम आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इतने बड़े टैक्सेस जो आपने जिक्र किया, इतने मरात और जो अवाम के टैक्सेस से बात किया आपने, बात बिल्कुल ठीक की। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये हुकूमत की है। आज भी जब इन्होंने आखिर में जब हुआ है तो इनके कोरम पूरा नहीं था। ये मतलब ये है कि इनके अपने अरकान असेंबली का एतमाद इस हुकूमत से ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमें पता है कि किस तरह इत्तेहादियों को राज़ी किया जाता है, कहाँ पे DPO तब्दील किया जाता है, क्या मराद दी जाती है, आज तो इनके साथ है। मगर अवाम का जो फैसला है, अवाम की जो अदालत में, जैसे KPK में इनको शिकस्त हुई है, जो ये उनके गढ़ में उनको अवाम ने ये जवाब दिया है, तो जब ये इलेक्शन में जाएंगे तब इनको पता लगेगा। आज ये वो तो दूसरे मरहले में काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो कहते हैं कि दूसरे मरहले में जिस तरह हमें पहले में हुई दूसरे में आपको हो जाएगी। लेकिन एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पे भी मजीद बात करेंगे और एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस पे बात करेंगे कि असल में ये एक्सपायर्ड होता क्या है, अरकान असेंबली से जानेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई पर बात की जा रही है। दोनों तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है, अपोजिशन का भी, हुकूमत का भी। इस मौक़िफ़ में किस हद तक सच्चाई है, कितनी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और उसको किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दोनों तरफ कितनी तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही है एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा आप एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस में तरमीम कैसे कर सकते हैं। असद उमर साहब ने यही सवाल कर दिया स्पीकर असद कैसर साहब से कि ये एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि आप बता दें एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस जो आता है वो 4 मंथ्स के लिए आता है और उसके बाद वो 2 मरतबा वो एक्सटेंड हो सकता है, और 2 मरतबा अगर एक्सटेंड हो तो उससे कोई हर्ज नहीं होता। मगर ऑर्डिनेंस में तो देखो, ऑर्डिनेंस के जो है वो खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज जो है वो असेंबली के अंदर बहस हो और असेंबली में पास हो, मगर असेंबली का माहौल ऐसा हो जो आज देखने में आया, तो लाजमी है हुकूमत को हुकूमत चलानी होती है, फिर जो इमरजेंसी के काम होते हैं वो ऑर्डिनेंस आते हैं।
आप ऑर्डिनेंस की एक्सपायरी तो दूर रही बात, ऑर्डिनेंस आए क्यों? उन ऑर्डिनेंस के ऊपर मगर माजी से लेके 2002 से लेके मैं खुद देख रहा हूं, हर हुकूमत ऑर्डिनेंस की बात करती है कि ऑर्डिनेंसों के ऊपर हुकूमत चल, मगर जब वो हुकूमत में आते हैं तो वही ऑर्डिनेंस आता है। ये हर हुकूमत में मैंने क्यू में भी देखा, पीपुल्स पार्टी में अच्छा जी, ये देखा, बता दें, जब भी देखा, ऑर्डिनेंस इधर की भी देख मुद्दत रहा हूं। पूरी हो जाए तो क्या उसको तुसी दी जा सकती है? मुद्दत पूरी होने के दिन गुजरने के बाद? देखें, ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत है वो 3 मरतबा एक्सटेंड हो सकती है, 3 मरतबे तक एक्सटेंड हो सकती है, वो भी वजह नहीं है। दूसरा, स्पीकर की जो रूलिंग है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस स्पीकर की चेयर का ये कहना कि भाई स्पीकर जो है वो इस तरीके से बाइस्ड है, तो उसका तरीकेकार क्या है? चले आपको चले चेयर चले की पूछते respect हैं। करनी खेलदार साहब, आप- ख्वाजा आसफ साहब ने जो कहा कि ये ऑर्डिनेंस एक्सपायर्ड हो चुका है, ये आप नहीं कर सकते, तो डॉक्टर रमेश साहब कह रहे हैं कि 3 दफा आप कर सकते हैं, तो ख्वाजा आसफ साहब क्यों कह रहे थे? देखें, 120 दिन के बाद ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। कोई इस तरह नहीं हो सकता ख़त्म किया हुआ ऑर्डिनेंस दोबारा उसको वापस के उसको कंटिन्यू किया जाए। और दूसरी मुझे बात बताएं, ऑर्डिनेंस आने का मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस ऐसे इमरजेंसी हो, ऐसे हालात मुल्क में हो कि मुल्क पार्लियामेंट बंद हो, कोई हो सकता है, तब जाके ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इस सदर ममलकत ने इतने ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, मैं कहता हूँ, ये रमेश साहब कह रहे हैं कि माजी में भी आते थे, मगर जो इन लोगों ने जो इनके हद कर दिए, आपके दौर में कितने ऑर्डिनेंस आए? इसलिए नहीं रखा कि ऑर्डिनेंस जारी करते रहे। मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। देखें, आप पार्लियामेंट को रूल्स के मुताबिक नहीं स्पीकर चलाएगा, पार्लियामेंट को बिल्डोज करेगा, कानून बिल्डोज करके बनाया जाएगा, तो ये बात उठेगी। ये बात अपोजिशन का फर्ज है, बात करें। जो आइन के खिलाफ बात होगी हम बात करेंगे, जो कानून के मुताबिक चीज नहीं चलेगी, हमारी तो जिदोजहद ये है कि इस मुल्क को आइन और कानून वही तो बात डॉक्टर रमेश कुमार साहब ये कर रहे हैं कि अगर माहौल ही गुफ्तगू लायक नहीं बचा तो फिर कौन सा फॉरम है? फिर ऑर्डिनेंस ही है। मैंने इंट्रो में बात की कि हुक्मरान सर झुका के चलता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कोई हुक्मरान नहीं है जिसने अपोजिशन के साथ ये रवैया रखा हो। जिस वजीर आजम ने कहा हो कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के तैयार नहीं हूं, पुलवामा वाकया हो, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला हो, वजीर आजम सारी अपोजिशन बैठी होती है, हमारे सारे अस्करी क़यादत बैठी होती है, स्पीकर साहब बैठा होता है, नहीं आता है तो इस मुल्क का वजीर आजम नहीं आता है, तो ये गैर जिम्मेवारी और जो ये रवैया है, ये ऐवान कायदे ऐवान की तरफ से वो इस तरह साहब, ये तो आज असेंबली होगी, पार्लियामेंट देख लीजिए, ये मुझे बता दें, आपके कायद में नवाज शरीफ आ रहे हैं? कायद नवाज शरीफ साहब जरूर आएंगे पाकिस्तान। उसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट वहां पे लंदन के लिए नहीं है, मगर जब उनको डॉक्टर इजाजत देंगे, जब वो बेहतर समझेंगे और वो खुद ही फैसला करेंगे। पार्टी के अंदर ये मुशावरत हो रही है, तो मैं समझता हूं कि वो उसका फैसला वो खुद करेंगे और खुद ही वो पहले भी जब आए थे इलेक्शन 2018 में, पहले तो उन्होंने खुद ऐलान किया था, तो इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। नवाज शरीफ नवाज शरीफ आ रहा है तभी इसके कब तक आ रहा है, हम यही पूछना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि ये उनकी डॉक्टरों की हिस्ट्री उनको पता है। डॉक्टर जब उनको इजाजत देंगे, जब वो बेहतर समझेंगे, मगर हुकूमत की नींदें क्यों खराब है? वजीर आजम को फिक्र क्यों है? वो उनकी हर जो कैबिनेट होती है, हर जो उनका इजलास होता है, आज भी देखो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आप इसकी फोबिया का शिकार हैं। तो बात है कि नवाज शरीफ आएगा। डॉक्टर साहब क्या कमेंट करेंगे? डॉक्टर साहब क्लेम कर रही है कि आपकी टांगें कांप रही हैं। पहले आपके कोई एक वजीर बयान देते थे मियां नवाज शरीफ के बारे में, अब तो वजीर आजम भी देने शुरू हो गए। देखिए, मैं समझता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी हेड की एक अहमियत है। मियां साहब 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं और वो उनको भी यहाँ पे फेस करना चाहिए था, उनको इस तरीके से जाना नहीं चाहिए था। तबीयत अपने तौर पे है, तबीयत थी, उनको इजाजत मिली, उनको वापस आना चाहिए था, अदालतों का एहतराम करना चाहिए था, इस तरीके से रहना नहीं चाहिए था। जिन लोगों ने ये उनको मशवरा दिया कि आप वहां पे जाके बैठे हैं और उसके बाद जब आए, जैसे माजी में आए थे, तो एक इम्प्रेशन खराब पड़ता है कि भाई इतने दिन ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गए। ये चीजें बीमारी शिमारी की बात नहीं है। बीमार थे जब गए उस टाइम पे प्लेटलेट्स, क्योंकि मैंने डॉक्टर ताहिर शमसी का नाम प्रपोज किया था कि उनसे गाइडलाइन दी जाए और उस वक्त इशू थे, मगर अब चले गए, चल रहे हैं, कम से कम आए, दोबारा जाए,
शहबाज शरीफ से ज्यादा मियां साहब बीमार नहीं है। शहबाज शरीफ रमेश उनसे कुमार ज्यादा साहब, है, आप ये मगर कहते शहबाज हैं कि शरीफ- वाकई तबीयत खराब थी। अब आपके वजीर आजम ये राय रखते हैं कि हमें गलत फहमी में मुब्तला किया गया, हमें अंधेरे में रखा गया, जाली रिपोर्ट्स बनाई गई और उन्हें बाहर भेजा गया। नहीं, मैंने डॉक्टर ताहिर शमसी का नाम मैंने प्रपोज किया था। ताहिर शमसी ने खुद मुझे बताया था कि ये इशू था। मैं तो देखो, इस बीमारी के ऊपर मैं इशू के ऊपर बात नहीं करूंगा, मगर मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त मियां साहब जो गए दिखाने के लिए, उसके बाद अदालतों का एहतराम करते हुए मियां साहब को यहाँ पे पहुंचना अच्छा, चाहिए। खेलदार साहब, इस तरीके मियां साहब से आप लोगों इस तरीके से नहीं। पार्लियामेंट दूसरी चीज जो पार्टी के बात इजलास की ना, में आप लोगों असेंबली के के अंदर इजलास आने में की, मियां एक साहब मिनट, राणा से साहब, आपके राब्ते होते राणा साहब, हैं। जो असेंबली के अंदर आने की बात की गई, देखिए असेंबली के अंदर आने की जो बात की गई, जब भी एक यूसुफ रजा गिलानी जो था उसको मैंने देखा कि भाई वो रेगुलर आते थे, मगर दूसरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने असेंबली के अंदर जो ये माहौल और ये अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने असेंबली को अहमियत नहीं दी है। मैं समझता हूं कि खान साहब का ये मूड था कि मैं गिलानी की तरह मैं असेंबली को अहमियत दूं, मगर ये असेंबली का माहौल देख के वो नहीं आए। मगर मियां साहब के टाइम पे तो माहौल भी अच्छा था, अपोजिशन भी जो है वो मिली जुली थी, मगर वो उस टाइम पे भी नहीं आते थे। तो ये कहना सिर्फ के यानी आप ये समझते हैं आपने मिली जुली अपोजिशन की है? नहीं, उस वक्त मियां मिली जुली थी। अब लाजमी है, अब मैं उस वक्त खुद नून लीग का हिस्सा था और वो अपोजिशन नहीं थी, तो मैं तो आपको पता है छुपा हुआ तो बात करता नहीं हूँ, जो हकीकत है खेलदार उसको मैं साहब, मान लेता हूँ। खेलदार साहब, उसके बावजूद भी मियां साहब आए नहीं। खेलदार साहब, राणा साहब, शहबाज राणा शरीफ साहब साहब, का, खेलदार साहब ये बता डॉक्टर दें, शहबाज साहब- शरीफ साहब का आज ना आना, क्या ये आपको पहले से इल्म था? और शहबाज साहब ने कहा था कि मैं आज नहीं आऊंगा। बिल्कुल मुझे पता था शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं। हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी ये बात हुई थी। वजह क्या थी? उनको आज कोई बिल सिर्फ टेबल होना था। मैं वजह भी बता, मैं डॉक्टर के जो माहौल की बात कर रहे हैं, जिस माहौल में पीटीआई की गवर्नमेंट अवाम पे इतने टैक्सेस, चौथी पांचवी बजट पास हो रही है, वो माहौल ठीक है। जो अवाम के खिलाफ फैसले हैं वो माहौल ठीक है। भाई वजीर आजम जवाब दे होता है, उसको आना है पार्लियामेंट के अंदर, आके जवाब दे, बताए कौम को। ये नहीं होता कि माहौल खराब, कौन सा माहौल खराब है? पार्लियामेंट में भी आप सेफ नहीं समझते तो मतलब मैं समझता हूँ अवाम में भी सेफ नहीं है। तो आप इतने कमजोर हैं, इतने बुजदिल हैं कि आप आके फेस भी नहीं करते। पार्लियामेंट में तो आप महफूज हैं, कौन आपको कुछ कहेगा? आप वजीर आजम है, अगर आप समझें, आप अभी कंटेनर से उतर के आ जाएं, आपने जो वादे किए हैं वो हम आपको याद दिलाते हैं। ये हमारा काम है अपोजिशन का, हम वादे दिलाएंगे याद, हम जो अवाम के खिलाफ फैसले होंगे उस पर एहतजाज भी करेंगे, बात करेंगे। आपको है हौसला बड़ा करना होगा, आपको सुनना होगा। ये नहीं है कि माहौल खराब है, इसी तरह आप 5 साल निकालेंगे फिर आपको हक नहीं है अवाम में जाने का, क्योंकि आपको पता है आप अपोजिशन इतने खौफजदा है, इतना डरते हैं। आपको तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था आओ चार्टर आप इकोनॉमी करते, आप सुन लेते शहबाज शरीफ साहब की बात, तो आज ये दिन देखना ना मुल्क को ये पड़ता, ना अवाम को देखना ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए? कि ये क्या शहबाज शरीफ साहब सब इस वजह से नहीं आए कि आज बिल पेश होना है और कोई ऐसा मामला नहीं है? बिल्कुल, आज उनको पता था कि आज बिल सिर्फ टेबल होगा, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन शहबाज शरीफ साहब होंगे। और ये जो हम सब अंदर अच्छा, ये जो वोटिंग होगी, चले वो सब नवाज शरीफ है, सब शहबाज शरीफ है। खेलदार साहब, जब वोटिंग होगी क्या इस वोटिंग में आपके वोट पूरे होंगे? जी जी जी, क्या वोटिंग में आपके वोट पूरे होंगे? हमारे 100% पीएमएलएन के 83 जो एमएनए थे हम मौजूद थे, पीपल्स पार्टी तमाम मौजूद थी, जेयूआई मौजूद थी, कुछ अराकीन के जेन्युइन इशू थे, मेडिकल का प्रॉब्लम था तो वो नहीं आए। हम बिल्कुल अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है हम शो करेंगे, मगर मुझे ये पूरा यकीन है जिस हुकूमती एमएनए का ज़मीर जाग रहा होगा, जिसको अवाम में दोबारा जाना पड़ेगा, तो वो 25 से 30 इनके अरकान नहीं होंगे, हमारे सब पूरे होंगे, क्योंकि हम अपने अवाम के सामने जवाब दें। हम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के खिलाफ होने वाले फैसलों के डट के खड़े रहेंगे और हम अपना एहतजाज भी करेंगे। हम अवाम को बताएंगे जब वोटिंग की बारी आएगी तब अरकान भी पूरे होंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं नया साल आने वाला है, पुराने साल के अंदर पीडीएम ने आपको काफी टफ टाइम दिया है, अब आपके वज़रा, मुआवनीन खुसूसी सब ये बात करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने की तैयारी कर ली गई है, तो क्या नए साल पे ऑपोजिशन को तोहफा दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी का? देखिए, मैं समझता हूं कि मियां साहब को जब आना होगा
तो वो अपनी मर्जी से टाइम देखेगा, जैसे हालात जो देखेगा उस हिसाब से आ जाएगा। ये कोशिश जो भी करेंगे, आपको राणा साहब मैं ऐसी बात करता नहीं हूँ, आपको पता है कि इंटरनेशनल गेम्स बहुत है और हुकूमत कितना जो है वो पोल के जरिए कोशिश कर सकती है कि इंटरपोल के जरिए लाना चाहिए। ऐसी अगर बिल्कुल ईजी होता तो मैं समझता हूँ पहले दिन ही हुकूमत जो है वो कोशिश कर देती और आ जाता, मगर इतना ईजी नहीं है। मैं साहब आपने जो एक इशारा दे दिया वो इशारा हम भी समझते हैं कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो इसमें पूरी इन्वॉल्व हैं, मगर 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला, देखे मेरा खुद लीडर है, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला, इस तरीके से मुल्क से चला जाए, मैं अगर इस वक्त होता तो मैं तो पहले दिन ही कहता कि मियां साहब आपको इस तरीके से जाना नहीं चाहिए, उनको यहाँ पे आना चाहिए, उनको वहां पे इस तरीके से बैठना नहीं चाहिए। इससे अपनी पार्टी का भी नुकसान है और मुल्क का भी इमेज खराब होता है। एक बात सुनने में आ रही है कि डॉक्टर साहब, एक बात सुनने में आ रही है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की भी तैयारी हो रही है। देखिए कानून इस वक्त कोर्टें आजाद हैं और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीजें हैं। जो भी कानून के मुताबिक जो चीज होगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कम से कम इस वक्त नहीं हो सकती। आजाद मीडिया का दौर है और नहीं गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। लेकिन क्या हम किसी तरीके से किसी को ये क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आप अदालत में जा रहे हैं बतौर जमानत उन्होंने जो दी थी नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से? हकीकत पता है क्या है? हकीकत मैं खुद कोर्टों को डील करता हूं बहुत ज्यादा। कोर्ट खुद को जो ये मैटर टेकअप करना चाहिए कि भाई आपकी शख्सी जमानत के ऊपर अगर हमने किसी को छोड़ा है तो आपकी शख्सी जमानत के ऊपर अगर वो नहीं आ रहा है तो आप या उनको लेके आए या नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेते हैं। ये कोर्ट को खुद एक्शन लेना चाहिए। ये इसके लिए जो है किसी को जगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत जगाती है साहब क्या आप तैयार हैं कानूनी जंग लड़ने के लिए? अगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए कोई हुकूमत कोशिश करती है तो फिर क्या करेगी नून लीग? देखें इमरान खान साहब की पहले दिन से जब आपने देखा वो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे मगर उन्होंने जेल में रखा। आज भी वज़ीर आज़म की यही ख्वाहिश है और इनकी यही प्लानिंग है कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। मगर मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद है सब कुछ। भाई इतनी गिरफ़्तारियाँ हुई है, मरियम नवाज़ गिरफ़्तार आपके सामने हुई, शहबाज शरीफ हो गए, राना सनाउल्लाह को झूठे केसेस में गिरफ़्तार किया गया, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मियाँ जावेद लतीफ़, आपको कितने में नाम गिनाऊं। मीडिया था अभी भी 3.5 साल से, इसी तरह पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, हमजा, शहबाज शरीफ साहब, मैं कितने नाम आपको गिनाऊं। मीडिया भी थी, आप भी थे, हम भी थे, ये पार्लियामेंट भी थी और इनके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। आज भी इनकी ख्वाहिश है, आज भी इनकी कोशिश है, मगर इंशाल्लाह हम इनको नाकाम करेंगे और ये नौबत आने से पहले ये खुद भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। इनका नौबत आने से पहले हमारा जो भी हजार कोशिशें लेना था इन्होंने कर दिया की, लेकिन आज भी ऑपोजिशन कायम है। ये ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब और डॉक्टर रमेश कुमार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन सियासी हलचल इस वक्त क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वफाकी हुकूमत, हुक्मरान जमात, उसको कोई खदशात लाहक है या अपोजिशन को वफाकी हुकूमत से कोई खदशात लाहक है? इसी बारे में जो मौजूदा सियासी हलचल है, राना अजीम साहब ने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर क्या बात की थी, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अहम मुलाकात हुई, आम मुलाकातें नहीं है, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में बहुत से मामला तय पा गए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपने तंजीमी ओहदेदारान की तब्दीली की है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब उसके बाद कुछ हुकूमती ओहदेदारान की तब्दीली भी शुरू होने वाली है यस सर, और ये जो हुकूमती ओहदेदारान की तब्दीली है ये ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ अरसे में, मैं फिर कह रहा हूँ, KPK, पंजाब और वफाक तीनों में। राना साहब ये तो खबर आपने उस दिन दी थी, आज की नई ताज़ा खबर क्या है? कितनी मेल मुलाकातें हैं, कितनी तब्दीलियां देख रहे हैं? देखिए यासर, आपने देखें, मैंने कहा था कि तंजीमी ओहदेदारान की तब्दीलियों के बाद हुकूमती भी होगी। आज उमर यूसुफ से आपको पता है ना, ले ली गई है एक अहम तरीन जो उनके पास ज़िम्मेदारी थी वो भी वापस ले ली गई है
और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लाहौर आ रहे हैं, ये सिर्फ हेल्थ कार्ड देने नहीं आ रहे। उसके बाद बड़ी एक अहम मीटिंग है, वो मीटिंग सारी पंजाब के हवाले से है। मीटिंग इस हवाले से भी है कि पंजाब में देखें, पंजाब अगर हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होता, पंजाब से अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, पंजाब में अगर ये मजबूत नहीं होते, तो फिर आने वाले वक्तों में इनके पास हुकूमत आने के इम्कानात ही नहीं होंगे। इसलिए वज़ीर आज़म ने अब सबसे ज़्यादा तवज्जो पंजाब में देनी शुरू कर दी है और पंजाब के अंदर भी कुछ वजारतों में तब्दीलियाँ आने लगी हैं यासर। और कल जब वज़ीर आज़म लाहौर होंगे तो उनकी 3 अहम मुलाकातें, अहम तरीन मुलाकातें हैं। उनमें से मेरे पास तो इत्तला यह है कि ये जो मुलाकातें हैं, इनका आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा अमल दखल है। इनका आइंदा आने वाले दिनों की सियासत में इन मुलाकातों के हवाले से बड़ा अहम रोल होगा। और ये मुलाकातें जो हैं वो 1-to-1 मुलाकातें होंगी। मैं आपको ये भी बता दूं, 1-to-1 मुलाकातें होंगी। और ये मुलाकातें, जब आप तंजीमी तौर पे बात कर रहे हैं तो इसको लिंक किया जा सकता है, जो इन्होंने अपना आइन तब्दील किया, जो 2019 का था वो मुस्तरद कर दिया और 2015 का बहाल कर दिया है, वही पुरानी शिकें, क्या ये भी लिंक करती है बात? सारा कुछ लिंक करता है। वज़ीर आज़म साहब को एक चीज़ समझ आ गई है, समझा दिया गया है, समझ आ गई है या उनको इत्तला मिली है कि हमने अगर आगे आइंदा कामयाब होना है तो हमें अपनी तंजीम के अंदर अवामी जो पहलू है, अपनी तंजीम के अंदर उन लोगों को आगे करना होगा जिनके अवाम के अंदर रूट्स हैं। वजारतों में उन लोगों को लाना होगा जो लोगों से मिलते हैं, जो अवाम में मकबूल हैं, जो अवाम के मसाइल को समझते हैं। मशीर भी उन्हीं को बनाना होगा। इसलिए अब ये कुछ तब्दीलियाँ जो है ना यासर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं और कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन सियासी मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए जो दावे कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक है, हुकूमत इसमें जा सकती है। जिस हमने कल कहा था कि नून लीग की प्लानिंग क्या है, अब पीपल्स पार्टी भी यही कहना शुरू हो गई है। तो अब वज़ीर आज़म जो हैं वो भी अपने दिफा के लिए, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, पहले इतनी मुलाकातें नहीं थी, अब अहम तरीन मुलाकातें शुरू हो गई है। लॉबिंग शुरू हो गया है, मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, लॉबिंग शुरू हो गई है हुकूमत को मजबूत करने के लिए। वो लॉबिंग में कौन कौन से लोग हैं, कौन किससे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किसके रेफरेंस से मिल रहा है, किस जगह मुलाकात हो रही है, इन मुलाकातों को खुफिया क्यों रखा जा रहा है, इन मुलाकातों का मीडिया में तस्करा क्यों नहीं आ रहा, इन मुलाकातों को मीडिया से दूर क्यों रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आने वाले वक्त में अपने मामलात को बेहतर से बेहतर मजबूत बनाया जाए। राणा साहब, एक सवाल है, क्या ये जो लॉबिंग है ये अगले जनरल इलेक्शन में फ़ायदा दे सकती है? सबसे पहले ये लॉबिंग जो है आपको आपकी मुद्दत पूरा करने में फ़ायदा देगी। सबसे पहले मैं आपको इशारतन कह देता हूँ। उसके बाद ये जो सारा मामला है, ये आने वाले इलेक्शन, देखिए जब आपकी मुद्दत पूरी हो जाती है और यहाँ आपकी मर्ज़ी की मुद्दत आपको मिल जाती है, मर्ज़ी की मुद्दत कि हो सकता है आप वक्त से पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन जिस वक्त तक आप जाना चाहते हैं उस वक्त तक आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, उस वक्त तक आपको कोई तंगी ना हो, उस वक्त तक आपका माहौल ऐसा बन जाए कि जब आप इलेक्शन में जाएं तो आप कम से कम सीटें अपनी निकाल सकें। तो ये इसके लिए ये मुलाकातें हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि लाहौर के विजिट को मामूली ना समझा जाए, अहमियत देनी पड़ेगी, हाउस के अंदर कार्ड तकसीम करने का काम ना समझा जाए। सही। मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर अपनी मियाद और अपनी मुद्दत को पूरी करने के लिए जो तगोदो की जा रही है, उसका समर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने की काफ़ी तवक्काई देती है। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।